हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था ई कॉमर्स ई गवर्नेंस। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा यहाँ पर 4 क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारी ट्रेड साइकिल। तो आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आप लोगों का बाकी है। हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं और यहाँ से चैप्टर थोड़ा छोड़ा था मोड ऑफ पेमेंट से। चलिए देख ही लेते हैं पिछले टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था। तो 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे जहाँ पे B2B B2C क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स, जहाँ पर B2C B2B C2B और C2C हम लोग ने ये 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। उसके बाद हमारी ट्रेड साइकिल पे हम लोग अटके थे कि ट्रेड साइकिल हम लोगों को पढ़ना था और ट्रेड साइकिल के 4 फेसिस है और हर फेस का 2 फेसिस है। मैंने खास बोला था टिक मार्क करके रखना, अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि एफआईबी में पूछा जाएगा और MCQ 1 में पूछा जाएगा। तो ई कॉमर्स के 4 फेज है। फर्स्ट है प्री सेल। प्री सेल के 2 फेज है, सर्च एंड नेगोशिएट। उसके बाद है एग्जीक्यूशन, दूसरा फेज। उसके 2 फेज है, ऑर्डर एंड डिलीवरी। उसके बाद हम लोग आते हैं सेटलमेंट पर। सेटलमेंट में भी 2 फेज है। ठीक है, इनवॉइस एंड पेमेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं आफ्टर सेल्स पर। आफ्टर सेल्स में भी 2 चीज़ है, एक वारंटी और आफ्टर सेल्स सर्विस। ओके। तो दोस्तों हम लोग ने ये देखा था इतना। आई होप आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और HTML की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी होगी। मैं हर लेक्चर में आप लोगों को याद दिलाता हूँ HTML की कोडिंग, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, भरपूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि काफ़ी हालत ख़राब मुझे लग रहा है। जिसको भी अगर नहीं आएगा उसको काफ़ी टफ पड़ने वाला है, इसलिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा गाइस। और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अभी मोड ऑफ पेमेंट। हमारा ये चैप्टर यहाँ से छूटा था मोड ऑफ पेमेंट से। तो मोड ऑफ पेमेंट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट यानी समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लास्ट में तो बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग यानी बाइंग और सेलिंग है। तो दोनों ही तरीके से अगर बाइंग करते हैं तो हमको पेमेंट करना है और सेलिंग करते हैं तो हमको पेमेंट रिसीव करना है। तो दोनों ही तरीके से पेमेंट कहीं ना कहीं जरूरी है, या तो मिलेगा या तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मोड ऑफ पेमेंट में यानी टाइप्स ऑफ पेमेंट हम लोग किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं उन लोगों ने कि ये सारे बैंकिंग कार्ड है, USSD है, AEPS है, UPI है, मोबाइल वॉलेट है, बैंक प्रीपेड कार्ड से, पॉइंट ऑफ सेल्स है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, माइक्रो ATM से, बहुत सारे वेज थे। यहाँ से आप लोगों को 4 जो इम्पोर्टेंट वेज है वो दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड या तो फिर डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड आप बोलो, एक ये पेमेंट होता है हम लोगों को करने का। क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमन वे फॉर द कस्टमर्स टू पे ऑनलाइन। हम हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर, हमारा CVV नंबर, हमारा क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में फिलअप करके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो मर्चेंट्स कैन रीच आउट टू एन इंटरनेशनल मार्केट विथ क्रेडिट कार्ड्स बाय इंटीग्रेटिंग अ पेमेंट गेटवे इनटू देयर बिजनेस। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट जो भी व्यापारी है उसको मिल जाएगा, जिसने भी सेल किया है उसको पेमेंट मिल जाएगा। काफ़ी इजी है, कुछ समझाने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आए दिन लोग पेमेंट करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं पेमेंट करते होंगे, भले आप नहीं करते हो तो आपके पापा करते होंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट काफ़ी इजी है। उसके बाद है मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट में आप गूगल पे ले लीजिए या पेटीएम ले लीजिए, तो इसको बोला जाता है मोबाइल पेमेंट। एकदम इजी है, मगर आपको टिक मार्क करके रखना है
ताकि आपको कहीं पे भी आंसर में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, भले ओन वर्ड्स में, थोड़ा अपना वर्ड्स भी चलता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ही एकदम ही आना चाहिए, पर कंटेंट रिलेटेड होना चाहिए। मोबाइल पेमेंट पूछा है और क्रेडिट कार्ड का लिख दोगे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो मोबाइल पेमेंट्स ऑफर अ क्विक सोल्यूशन फॉर customers to purchase on e-commerce website. Mobile payments are also commonly used to donation portals, browser games and social media networks such as dating sites where customer can pay by scanning a barcode on an application on mobile. Example are apps like Beam, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे और पेपल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सब मोबाइल पेमेंट है, इसमें और कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। भगाने का मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये कोई ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है कि सर इसमें पूरा एक्सप्लेन करो क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ईडीआई जो था उसमें मैंने बताया था क्या चीज़ें होती है। आगे के चैप्टर्स में जो एसईओ था, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे ऐसा कॉमनली एकदम जो हर आए दिन हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें आपको समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है कि है, ठीक है। आगे बैंक ट्रांसफ़र, हम लोग ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक ट्रांसफ़र इज अ यूज व्हेन मनी इज सेंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ट्रांसफरिंग, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट इज यूजुअली फास्ट एंड सेफर देन विड्रॉइंग and paying in cash because every transaction will be authenticated by checking customers banking credential, example NEFT और IMPS, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद ई वॉलेट से, ठीक है, कुछ बैंक अपना वॉलेट देता है, कुछ बैंक नहीं देता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ एप्लीकेशन अपना वॉलेट देता है। ई वॉलेट यानी आप वही सॉफ्टवेयर के अंदर अपना पैसा जमा कर सकते हो, इसको कहा जाता है ई वॉलेट। तो ऐसा एक पेटीएम है जो ई वॉलेट देता है, इसमें भी एग्जांपल पेटीएम का दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ई वॉलेट, ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, is a type of electronic card which is used for transaction made online through a computer or smartphone. E-wallet is a type of prepaid account in which a user can store money for any future online transaction. मैं मेरी बात कर देता हूँ आप लोगों को। मेरे पास बजाज फाइनेंस का एक कार्ड है जो ई वॉलेट है। बजाज फाइनेंस मतलब हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो बजाज वालों ने मैंने काफ़ी कुछ क्रोमा से ख़रीदा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो और बजाज के थ्रू ख़रीदा है। तो बजाज वालों ने मुझे एक एज अ गिफ्ट एक ई वॉलेट दिया है बजाज कार्ड करके। तो मैं कभी भी अगर कोई भी चीज़ क्रोमा से लेने जाता हूँ और बजाज के अंडर वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कोई भी और एक्स्ट्रा XYZ चीज़ें बजाज के अंडर आती है तो मुझे उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो इसको कहा जाता है ई वॉलेट्स और इसको कहा जाता है प्रीपेड अकाउंट, यानी मुझे उसमें कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैंने पहले से ही कुछ उसमें पैसे रखे होते हैं और वो पैसे का वो पैसे मीन्स एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट मैं कहीं पे भी रिडीम करवा देता हूँ। उसी तरीके से मेरे पास एक आरबीएल का कार्ड है, तो आरबीएल में भी मुझे आरबीएल का एक क्रेडिट कार्ड है, तो उस आरबीएल में भी मुझे वो काफ़ी कुछ ये मिल रहा है, पॉइंट्स मिलते हैं। जितना जितना मैं यूज़ करता हूँ मुझे उसके पॉइंट्स मिलते जाते हैं। उसी तरीके से अपना ये जो भारत पेट्रोलियम है उसका एक कार्ड है, तो उसमें अगर मैं जितना भी मेरे बाइक वगैरह में पेट्रोल डलवाता हूँ तो मुझे उतना अमाउंट, उतना पॉइंट मिल जाता है और उतने पॉइंट का
उसके सामने कुछ उसका अमाउंट है वो रिडीम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है ई वॉलेट्स में। तो यहाँ पर एन ई वॉलेट इज अ प्रोटेक्टेड विथ पासवर्ड, एग्जाम्पल आर स्टेट बैंक बडी एंड पेटीएम वॉलेट्स। पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है टोटली, और टोटली ऑथेंटिकेशन होता है, सिक्योरिटी काफी होती है उसमें। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। मोड ऑफ पेमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, मोबाइल पेमेंट हो गया, बैंक ट्रांसफर हो गया, ई वॉलेट हो गया। तो ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, आपको मोड ऑफ पेमेंट इसलिए याद रखना है क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि किस टाइप के मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। सम कॉमन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स जैसे अपना ई कॉमर्स है उसी तरीके से मोबाइल कॉमर्स है। तो मोबाइल के थ्रू हम लोग मोबाइल थ्रू मतलब कि कोई ऐसा वायरलेस डिवाइस के थ्रू, या चाहे स्मार्टफोन हो या चाहे टेबलेट हो, या उसके थ्रू हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू वायरलेस हैंडल्ड device such as a smartphone, tablets as a forms of e-commerce. M-commerce enables user to access online shopping platform without needing to use desktop computer. ठीक है, हम लोगों को कंप्यूटर सेटअप की जरूरत नहीं है। सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, कुछ एप्लीकेशन के थ्रू ही हमारे मोबाइल में वो एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जांपल अमेजोन का सॉफ्टवेयर है, अमेजोन का एप्लीकेशन है। तो अमेजोन के एप्लीकेशन के थ्रू ही हम लोग सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को लैपटॉप की जरूरत नहीं है या उसके वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स आर मोबाइल बैंकिंग, टिकट बुकिंग भी हो जाती है आईआरसीटीसी की मदद से, जो ट्रेन का एप्लीकेशन है। ई बिल पेमेंट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, या हमारा गैस बिल पेमेंट करते हैं, या हमारा मोबाइल बिल पेमेंट जो एमटीएनएल का बिल पेमेंट है, ये सारी चीजें करते हम लोग, ये मोबाइल के थ्रू करते हैं। इसको एम कॉमर्स कहा जाता है। ऑनलाइन ऑक्शन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें मोबाइल के थ्रू करते हैं, उसको कहा जाता है एम कॉमर्स। देखिए, आप भी देख सकते हो, कुछ इतना टफ नहीं है, आप तुरंत समझ सकते हो सारी चीजें। सोशल कॉमर्स, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे सोशल कॉमर्स होता गया है। पहले पढ़ लेते ताकि आप लोगों के दिमाग में भी आ जाए कि सोशल कॉमर्स होता गया है। देखिए, फॉर्म ऑफ कॉमर्स में फर्स्ट मोबाइल कॉमर्स, जो काफी इजी है। जो भी वेबसाइट वगैरह है उसके कुछ एप्लीकेशन हो गए, वो एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, या हम लोग कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसको कहा जाता है एम कॉमर्स। अभी सोशल कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स that involves social media, online media that supports social interaction. It enables shoppers to get advice from trusted individual, find goods and service, then purchase them. The social networks are spread. This advice has been found to increase the customer's trust in one retailer over another. Social commerce is the use of networking website such as Facebook, Instagram, Twitter as a vehicle to promote to sell products and service. The success of social commerce campaign is a measure by the degree to which consumers interact with the company's marketing through retweet, like and shares. देखिए, आज सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के आसपास घेरे ही रहते हैं, और ज़्यादातर आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हम लोग यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, एक सर्वे के मुताबिक, इंस्टाग्राम के एक सर्वे के मुताबिक
एवरेज एक इंडियन, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो एवरेज एक इंडियन दिन का 21.5 घंटा इंस्टाग्राम यूज करता है। 21.5 घंटा, 21.5 आवर्स हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। यानी कोई 5 घंटा यूज करता होगा, कोई 7 घंटा यूज करता होगा, कोई 20 घंटा यूज करता होगा। तो ये ऑन एन एवरेज हर इंडियन का इंस्टाग्राम यूज करने का एक सर्वे है। आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये सब चीज पढ़ते नहीं हो, आप लोगों को इंटरनेशनल न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बस अभी ये सब चल रहा है, आईपीएल चल रहा है तो उसमें ही मजा आएगा। 2 महीने तो वैसे ही निकल जाएंगे सट्टेबाजी में। पढ़ना चाहिए, मैंने आगे भी कई बार आपको बोला है कि पढ़िए ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, और वैसी चीज पढ़िए जो नॉलेज बढ़ाए। बुक्स वगैरह पढ़िए, न्यूज वगैरह। न्यूज में खास कुछ आता नहीं, मगर इंटरनेशनल न्यूज काफी अच्छी होती है। इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं है, न्यूज के नाम पे थप्पा है। तो बस ये आपको इंस्टाग्राम देखा इसलिए ये याद आ गया इंस्टाग्राम के ऊपर बोलने के लिए। एंड Twitter is a vehicle to promote to sell products and services. The success of social commerce companies are measured by the degree which consumer interact with the company's marketing through retweets, likes and shares. ठीक है, तो देखिए कैसा होता है ना कि मेरी एक वेबसाइट है, ओके, तो ये मेरी वेबसाइट जो प्रोडक्ट, भले मेरी वेबसाइट है, भले ऑनलाइन है, पर ये वेबसाइट की मैं कुछ लिंक्स, कुछ प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा ताकि मुझे वहां से भी व्यूज मिले, मुझे वहां से भी फॉलोअप मिले। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं ना कभी कभी कि हम हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हम किसी फ्रेंड का भी डालते हैं, और हमारे जितने फॉलोवर्स है उसको कहते हैं कि गाइस प्लीज फॉलो, इसको फॉलो करो। हम लोग हमारे फ्रेंड्स के भी फॉलोवर्स बढ़ा देते हैं। तो इसी तरीके से हम हमारे बिजनेस को भी बढ़ाया जा सकता है, और इसको कहा जाता है सोशल कॉमर्स। समझ में आ रहा है? और दूसरा, अगर कुछ लोग ज्यादा ही फॉलो करते हैं उस पेज को या कोई और चीज को, तो हमको भी एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट आ जाता है, नहीं ये अच्छा रहेगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं। हालांकि कुछ पैसे दे के भी फॉलोवर्स बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि बादशाह के ऊपर ये एलिगेशंस लगा था, और कहीं ना कहीं सही भी था कि पैसे देके फॉलोवर्स बढ़ा दिए हैं। तो ठीक है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मगर एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा गुड्स फाइंड करने में आपको सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अटका था, लाइक्स एंड शेयर्स। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर्म फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स में, सॉरी क्या था वो, मैं भूल गया। हाँ, फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स में दो चीजें हैं, एक एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स, और दूसरा है सोशल कॉमर्स। ये ध्यान रखना, MCQ 2 में पूछा जाएगा। खास ध्यान रखना, टिक मार्क कर दो जो भी मैं बोलता हूँ वहाँ पे। कहीं ना कहीं आपको लगता है टिक मार्क कर देना, लिख लेने का, एक्स्ट्रा भी कुछ लिखने का, अपने का कहाँ जा अपना कुछ कहाँ जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉज ऑन technologies such as a mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो ईडीआई, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंटरी यानी स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम यानी स्टॉक मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन यानी हमारा सॉफ्टवेयर जिस जिस वेबसाइट की लिंक पे जाएगा वहां से डेटा कलेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल क्राउलर्स, स्पाइडर। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था। लेट्स सी वन ऑफ द कॉमन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी है।
सच एज अ मोबाइल कॉमर्स ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी है। सबके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। एमसीक्यू में 100% पूछा जाएगा, एमसीक्यू 3 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो उसमें से कोई भी 3 उन लोग पूछ सकते हैं। एमसीक्यू 1 2 सब में पूछा जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी सच एज अ मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम। लेट्स सी वन ऑफ द कॉमन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी दैट इज ईडीआई। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की बात किया है, ईडीआई। सबके बारे में बात नहीं किया है, यानी चैप्टर को बहुत बढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये सबके नीचे अंडरलाइन करना, मैं खास बोल रहा हूँ आप लोगों को। अभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ईडीआई ई कॉमर्स का काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब हमारे कुछ डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिलेटेड, पर्सनली कोई भी डॉक्यूमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक वे से इंटरचेंज करते हैं, उसको ईडीआई कहा जाता है। चाहे वो हम मोबाइल के थ्रू बेचते हैं, मेल के थ्रू बेचते हैं, किसी भी तरीके से बेचते हैं, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट या कोई भी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट या एक्स वाई जेड कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहा जाता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ईडीआई इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ अ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का मतलब होता है कि ऐसा एक फॉर्मेट जो ऑल ओवर सारे नेटवर्क में वो फॉर्मेट चले। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मेट जो सारे मोबाइल में, सारे डिवाइस में, सारे नेटवर्क में कहीं पर भी चले। फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ, तो पीडीएफ की फाइल आप मोबाइल में ओपन करो, लैपटॉप में ओपन करो, टैबलेट में ओपन करो, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर की फाइल, जो पिक्चर है उसका एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी, तो ये जेपीजी एक इमेज की फाइल, पिक्चर यानी इमेज की फाइल, तो ये इमेज डॉट जेपीजी एक्सटेंशन वो ऐसा स्टैंडर्डाइज एक्सटेंशन है और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, तो सब में चलता है। आपके टेबलेट में, मोबाइल में या कोई भी एक्स वाई जेड, आप उसको मेल भी कर सकते हो, कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट के हो, ऑडियो के हो, वीडियो के हो, या एक्स वाई जेड कोई भी चीज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट का है, पीपीटी, वर्ड का है, एक्सेल का है, तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, using a standardized format, a process which allows one company to send information to another company electronic electronically rather than on paper। और ईडीआई से एक फायदा ये हो जाता है कि हमारा कॉस्ट कटिंग बच जाता है। फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर मान लो अगर ईडीआई नहीं होता, ये सारा ऑनलाइन वगैरह सिस्टम ही नहीं होता, तो मुझे अगर कोई पार्टी से माल परचेज करना है तो मैं क्या करता, मैं एक लेटर पे पूरा लिख लेता कि मुझे कौन सा माल, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और फिर मैं मेरे किसी एम्प्लॉयज को भेजता कि जा भाई एक्स वाई जेड पार्टी के पास, और वहां पे ये कागज दिखा, और वहां से तू फिर उन लोग कभी डिलीवरी वगैरह देंगे, ये सारी चीजें तू पता कर। या तो मैं फोन पे बात करता कि मेरा आदमी आ रहा है, आप उससे वो कागज ले लीजिएगा, ठीक है। तो बिफोर ईडीआई जब ये सब कुछ नहीं था उसकी बात कर रहा हूँ। तो जहां पे भी हो, मान लो दूर हो, तो मैं मेरे एम्प्लॉयज को कुछ पैसे देता कि भाई तू ट्रैवलिंग का एक्सपेंस देता, उसका कुछ आने जाने का, खाने का, नाश्ते का पैसा देता, यानी मेरे जो भी थोड़े बहुत पैसे है जो इसमें जाते हैं 200-500 रुपया, वो मेरा ईडीआई के थ्रू कॉस्ट सेविंग हो जाता है। मेरा पैसा, मेरा खर्चा
बच जाता है। मैं यहाँ से ही कंप्यूटर पे सारी चीजें लिख के उसको ईमेल कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में या ऐसे कोई भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, जो वो भी पढ़ सके और उसको डाउनलोड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज दी है, अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रादर देन ऑन पेपर। Business entities conducting business electronically are called trading partner. Many business documents can be exchanged using EDI. Two most common documents are first purchase order and invoice. परचेस ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लो कि हमको कुछ परचेस करना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मुझे कुछ चीजें परचेस करनी है, तो मैं एक परचेस ऑर्डर बनाऊंगा कि मुझे कौन सी चीजें कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेस करनी है। वो मैं हमारे सामने जो भी होलसेलर वगैरह है या कोई भी सप्लायर है उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और वो मुझे उसके सामने इनवॉइस यानी पेमेंट का एक इनवॉइस फॉर्मेट इनवॉइस फॉरवर्ड कर देगा। तो सबसे मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होता है परचेस ऑर्डर और इनवॉइस। इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ये एमसीक्यू 2 में पूछा जा सकता है कि कौन से दो कॉमन डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में चल रहा है, परचेस ऑर्डर और इनवॉइस। इट इज कंप्यूटर इंटरचेंज टू स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट वाया टेलीकम्युनिकेशंस और फिजिकल ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। देखिए आपको एक यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया है कि दो बिल्डिंग दिखाई दी है, दो बिजनेस दिखाई दिया है, दिखाया है यहाँ पे, पर बीच में एक लैपटॉप दिखाया है। यानी कोई भी अगर ईडीआई यानी कोई भी डेटा इंटरचेंज करना है तो थ्रू लैपटॉप या थ्रू डेस्कटॉप या थ्रू ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर आपका एक पार्ट खत्म होता है, यानी ये चैप्टर टोटल दो पार्ट में बटा है। एक ई कॉमर्स पे बटा है और दूसरा ई गवर्नेंस पे बटा है, क्योंकि चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, और नहीं है, एंड है। यानी दो पार्ट है, एक ई कॉमर्स का और दूसरा पार्ट है ई गवर्नेंस का। दोनों ही इजी है। हमने यहाँ तक ई कॉमर्स पढ़ लिया, अब स्टार्ट करते हैं ई गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब ये होता है जो जिसके पास ऑथोरिटी है, यानी गवर्नमेंट। अभी ये जो पूरी टोटली बात किया हम लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में, ये ई कॉमर्स के बारे में जो बात किया, ये ई कॉमर्स दो बिजनेस के बीच में होता है, बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में होता है, कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में होता है, ठीक है, और कंज्यूमर टू बिजनेस के बीच में होता है। तो ये सारे जो ट्रेडिंग होता है ये सब आम आदमियों के बीच में होता है, कोई भी ऑथोरिटी पर्सन के साथ नहीं होता है। यानी नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे होता जरूर है, मगर आम आदमियों के बीच में होता है। अब ई गवर्नेंस यहाँ पे होता है गवर्नमेंट के रिलेटेड कामकाज होता है। यहाँ से जो ई गवर्नेंस स्टार्ट होता है, इसमें जो पूरा बताया गया है वो गवर्नमेंट के रिलेटेड कहीं ना कहीं कामकाज होता है। इसको कहा जाता है ई गवर्नेंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यानी गवर्नमेंट का जो भी काम है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाए क्या है। इट इज सिग्निफाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस। गवर्नमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं, गवर्नमेंट का प्रोसेस करते हैं। एंड फंक्शन सो एज टू कोज सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है, इसलिए रखा है कि हो सके उतना ट्रांसपेरेंट हो, ताकि कहीं ना कहीं करप्शन यहाँ पर बच सकता है ई गवर्नेंस पे। आगे बढ़ते, द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर ऑल, दैट इज गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस एक्सेट्रा एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। हेंस ई गवर्नेंस डिलीवर्स, देखिए ये पूरा
स्टैंड्स फॉर है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आप लोगों को पूछे तो दिक्कत ना है। स्मार्ट गवर्नमेंट, अभी स्मार्ट का स्टैंड्स फॉर है सिंपल, मोरल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। देखिए आजकल सारी गवर्नमेंट ने अपनी अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है। आप लोगों को कोई भी अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके उस वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज बीएमसी का कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या आपको पानी का बिल भरना है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, बीएमसी के अंडर ही आता है। तो आपको पानी का बिल भरना है और आपके पास बिल नहीं है तो आप साइट पे जाके, यानी मुंबई गवर्नमेंट बीएमसी गवर्नमेंट पे साइट पे जाके आप वो पानी का बिल डाउनलोड करके आप पे कर सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि अभी तो सुविधा दे दी है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के अकाउंट में, ताकि पता चले कि कितना ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, तो ई गवर्नेंस इसके लिए है और इसका स्मार्ट जो स्टैंड्स फॉर है सिंपल, मोरल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी इसके एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस और एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ये दोनों में फर्क है, आपको खास ध्यान रखना है। मिक्स मत कर देना, इसका इधर इसका इधर, ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, रिड्यूस करप्शन, मैंने जैसे कहा करप्शन मिटाने के लिए, या हो सके उतना कम से कम, मिटेगा तो नहीं मगर हो सके उतना कम से कम करप्शन रखने के लिए। हाई ट्रांसपेरेंसी, सीधा अकाउंट में पैसे आ जाता है, हमारे अकाउंट से सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे आ जाता है, कोई मिडल मैन नहीं होता है तो पैसे खा जाने की नौबत या ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंसी पूरा रहता है। इंक्रीज कन्वीनियंस, हमारे लिए काफ़ी इजी है, जो पब्लिक है उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, कहीं पे भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही पेमेंट हो जाए। डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, जो भी हमको कहीं पे भी कुछ भी चाहिए गवर्नमेंट की सर्विस के रिलेटेड। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पूरा जो मैटर चलेगा वो सर्विस के रिलेटेड चलेगा। आप गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ई कॉमर्स एक जो पार्ट था जहाँ पे बिजनेस होता था, जहाँ पे ट्रेडिंग होता था प्लस सर्विस होती थी। ई गवर्नेंस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होता है, जहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जहाँ पर सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वे से, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और हो सके उतने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जोड़ा जा सकता है, हो सके उतने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को समझाया जा सकता है, उसको अवेयर किया जा सकता है कि किस तरीके से ऑनलाइन चल सकता है। ठीक है, तो रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, कहीं ना कहीं कॉस्ट बच जाता है। इसका एक एग्जांपल है कि मान लो फॉर एग्जांपल आप बीएमसी में जाते हो और आप पानी का बिल की कॉपी मांगते हो, ठीक है, तो वो आपको एक प्रिंट निकाल के दे देता है, तो उसको प्रिंट का खर्चा नहीं होता है भाई। वही कॉपी अगर आप ऑनलाइन चेक कर लेते हो कितना बिल है और आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर लेते हो तो आपका आना जाना जाने का भी कॉस्ट बच जाता है, यानी आपका जो भी आप रिक्शा वगैरह में जाते हो वो भी कॉस्ट बच जाता है, और वो प्रिंट निकालता है, प्रिंट का जो भी कॉस्ट रहेगा वो भी कॉस्ट बच जाता है। ऐसा मत समझो सर अभी 1 रुपया तो जाएगा उसमें क्या कॉस्ट बचेगा, आपके लिए 1 रुपया जाएगा, वो सुबह से लेके शाम तक पूरा कितने लोगों को डुप्लीकेट बिल ऐसा देते जाएगा। मान लो दिन में 100 जन भी डुप्लीकेट बिल के लिए आए तो 1.5 रुपए के हिसाब से या 2 रुपए के हिसाब से दिन का 200 रुपया, तो महीने का 6,000 रुपया उसका कॉस्ट बच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही बर्डन कम हो जाता है ई गवर्नेंस में। फिर एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हम लोग इतना एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट तक आप कैसे भी तरीके से पहुंच सकते हो, तो उसके लिए जो भी उसकी वेबसाइट वगैरह है उसको एक्सपांड करते हैं कहीं ना कहीं। फिर है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, देखिए
ई कॉमर्स में भी 4 टाइप थे, यहाँ पे भी 4 टाइप है, आपको संभाल के ध्यान रखना है। तो 4 टाइप कौन से है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टाइप्स क्लासिफिकेशंस। गवर्नमेंट टू सिटीजन, यहाँ पे गवर्नमेंट और सिटीजन यानी हमारे बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बाइंग और सेलिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात की जाएगी। ई गवर्नेंस में सिर्फ सर्विस की बात होती है। द गवर्नमेंट टू सिटीजन रिफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विस, देखिए, which enables citizen to get access to wide variety of public service. Most of the government service fall under G2C. It helps the ordinary people to reduce the time and cost to conduct a transaction. A citizen can have access to the service anytime from anywhere. Furthermore, many services like license renewals and paying tax are essential in G2C. It also focuses on geographical land barriers. देख, जाहिर सी बात है, सब कुछ ऑनलाइन है तो हम क्यों कहीं पे भी जाएंगे। अगर हमको लाइसेंस रिन्यू करना है तो आरटीओ में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे सारे लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हमको टैक्स पे करना है तो हम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे पे कर सकते हैं। हम लोग कुछ LIC का पेमेंट करना है तो हम लोग बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है जो हमारा टाइम कहीं ना कहीं, हमारा कॉस्ट कहीं ना कहीं बचाती है। तो ये है ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट टू क्लाइंट, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, सॉरी क्लाइंट नहीं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। अभी यहाँ पर आता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी बिजनेस को गवर्नमेंट किस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं, द गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस। देखिए यहाँ पर भी सर्विस की बात हुई है, गवर्नमेंट टू सिटीजन में भी सर्विस की ही बात हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। G2B provide access to relevant forms needed to comply. The G2B also consist of many service exchange between business sector and government. It aims, पहले पढ़ ही लेता हूँ मैं। It aims at eliminating paperwork, saving time, cost and establish transparency in the business environment while interactive विथ गवर्नमेंट। देखिए कुछ NGO वगैरह चलता है या तो कुछ ऐसे जो ट्रस्ट वगैरह चलता है या तो कोई ऐसे बिजनेस चलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बिजनेस को भी अपना टैक्स पे करना पड़ता है, बिजनेस को भी अपना लाइसेंस देना पड़ता है। तो ये सारी जो बिजनेस टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू बिजनेस का एक जो सिस्टम है या जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपना खर्चा, अपना टाइम बच जाता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी गवर्नमेंट बिजनेस वालों को भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जो बिजनेस वालों को चाहिए तो वैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसमें बिजनेस वाले वो सर्विस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज्यादातर 2 डिपार्टमेंट के बीच में होता है। आप लोगों को बता दूं, 2 डिपार्टमेंट के बीच में अगर कुछ भी चीजें चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते पहले। द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट refers to the interaction between different government departments, organization and agency. In G2G, government agency can share the same database using online communication. The government department can work together. In conclusion, G2G services can be at the local level or the international level. Likewise, it provides safe and secure
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक और फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, गवर्नमेंट की ऑथोरिटी है। तो गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड के डिपार्टमेंट में सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है, उसमें से गवर्नमेंट के अंडर जो होते हैं क्राइम ब्रांच वाले हम पकड़ सकते हैं। तो क्राइम ब्रांच वाले जो डिपार्टमेंट है यानी सीबीआई, उनको अगर आधार कार्ड वालों में से कुछ डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ क्रिमिनल्स का, तो वहां से वहां उन लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटर रिलेशनशिप होता है दोनों दो डिपार्टमेंट में। फिर चाहे वो दोनों ही डिपार्टमेंट में डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो या फॉरेन गवर्नमेंट क्यों ना हो, तो ऐसा हो सकता है। आगे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी उसके एम्प्लॉय, दूसरे और कोई प्राइवेट जॉब वाले एम्प्लॉय नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए। द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज द इंटरनल पार्ट ऑफ G2G सेक्टर, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर। Furthermore, G2E aims to bring employees together and improvise knowledge sharing. Similarly, G2E provides online facility to the employees like applying for leave, renewing salary payment record, and checking the balance of holiday. The G2E sector provide human resource training and development, yani HR, human resource and development, HRD. So G2E is also the relationship between employees, government institution and their management. अभी फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट का चार पांच डिपार्टमेंट है। ये चार पांच डिपार्टमेंट के ऊपर एक अकाउंट का डिपार्टमेंट है जो सब कुछ ध्यान रखता है। तो ये अकाउंट का जो डिपार्टमेंट है वो बाकी के सारे डिपार्टमेंट में कितने लोग आए, कितने लोगों ने छुट्टी ली, कितने लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं, कितने लोगों का क्या चीज है, ये पूरा हर एक डिपार्टमेंट से मंगाते रहता है। तो ये जो मंगाने का काम है, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है पर इंटरनली जो चलता है। समझ में आया? तो ये सारे जो एम्प्लॉयज के लिए सर्विस देते हैं, एम्प्लॉयज के जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उन लोगों के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको कहा जाता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। Some effective example of successful implementation of e-governance प्रोजेक्ट आर ई मित्र प्रोजेक्ट जो राजस्थान में शुरू हुआ था, ई सेवा प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के रिलेटेड है, अगर आपको भी उसमें जा सकते या उसके एम्प्लॉयज को भी अगर ये कुछ चीजें चाहिए तो कर सकते। अभी थोड़ा DDU नो पढ़ लेते हैं, हमको भी थोड़ा इसमें नॉलेज मिल जाएगा। Digital India is a campaign launched by the Government of India in order to make government service available to citizens electronically. Digital India was launched by Prime Minister of India Narendra Modi 1st July 2015 with an object of connecting rural area and high-speed internet networks and improving digital literacy. देखिए गवर्नमेंट मोदी ने ये किया है डिजिटल इंडिया। Some of the facility provided through this initiative at BharatNet, Digital Locker, e-education, e-health, e-sign, e-shopping and National Scholarship Portal. उमंग करके एक इन लोग ने मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया है भाई। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस मोबाइल ऐप। इट इज अ गवर्नमेंट ऑल इन वन सिग्नल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी lingual multi-service freeware mobile app for accessing our 1200 central and state government service through smartphones, feature phone and tablets। यूज करके देख लीजिएगा आप लोग भी। एंड डेस्कटॉप, इट इंक्लूड सर्विस लाइक आधार कार्ड, डिजी लॉकर करके एक एप्लीकेशन है इंडिया का, जहाँ पे आप अपने सारे ही डॉक्यूमेंट आराम से सेफ से रख सकते हो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, पेन, EPFO सर्विस, PM KVY सर्विस, AICTE, CBSE, ये सारी चीज़ें स्टैंड्स फॉर आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ पर।
It also provide utilities like bills payment, education, job search, tax, business, health, agriculture, travel, Indian railway ticket booking, birth certificate, e-district, e-panchayat, police clearance, passport, other utility service from private companies and much more. इसलिए पढ़ा ताकि थोड़ा नॉलेज बढ़े, क्योंकि डीडीयू नो काफी बड़ा था। ठीक है, अभी यहाँ से आप लोगों का चैप्टर काफी अभी थोड़ा ही बचा है, मगर इम्पोर्टेंट है जितना भी बचा है वो। ठीक है, अगले लेक्चर में देखते हैं। और रहा तो फिर एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे साथों साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए, मैं एग्ज़ाम लूँगा, मैंने बताया था। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।